नमस्कार। सुबह बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज सुबह बोलेगा में हम बात करेंगे अनलॉक रिवॉल्वर। तो उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर योगी सरकार शिकंजा कसने में लगी है। दरअसल यूपी पुलिस को जैसे ही आला कमान से आदेश मिला वैसे ही एक्शन में आ गई और ताबड़तोड़ शिकंजा कसते हुए एक ही दिन में 6 जिलों में 7 जगहों पर बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें कई बदमाशों को गोली लगी है। एक्शन में योगी सरकार, बदमाशों पर ताबड़तोड़ प्रहार। यूपी में रहना है तो शांति बनाए, बेलगाम अपराधियों पर कसा शिकंजा, पुलिस का रिवॉल्वर अनलॉक। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के खुलते ही अपराधी बेलगाम हो गए थे, जिन पर शिकंजा कसने के लिए यूपी सरकार एक्शन में आ गई है और ताबड़तोड़ मुठभेड़ों का दौर शुरू हो गया है। और अब बदमाश पुलिस के ही एक दिन के एक्शन में त्राही त्राही करने लगे हैं। दरअसल कोरोना काल में जैसे ही पहले चरण का अनलॉक हुआ तो बदमाशों ने ताबड़तोड़ आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने में लग गए। कहीं हत्या, कहीं लूट तो कहीं दिन दहाड़े फायरिंग की खबरें आने लगी थी। लेकिन सरकार के आदेश के बाद पुलिस की रिवॉल्वर भी अनलॉक हो गई और बदमाशों को किसी भी तरह से बख्शने के मूड में पुलिस नहीं है। देखिए, जू 2 गोल चौराहे पे अभी मुठभेड़ हुई है बदमाशों से, थाना दादरी पुलिस की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। एक बदमाश फरार है, अभी कॉम्बिंग की गई है, कॉम्बिंग जारी भी है। यह बदमाश शहजाद नाम का बदमाश है जो मुडाली थाना मेरठ का रहने वाला है, दादरी में रहता है। ये हाफिजपुर जनपद हापुड़ से लूट में वांटेड था। वहाँ इसके गिरोह ने सरिया वगैरह लूटा था, उसमें यह वांटेड है। और अभी इससे जो मोबाइल बरामद हुआ है, ये दादरी में पूर्व में हुई है लूट, उसका मोबाइल बरामद हुआ है। एक बाइक बरामद हुई है, तमंचा बरामद हुआ है। आज ये क्राइम मीटिंग चल रही थी, थाना हयात नगर की एक पुलिस पार्टी गश्त कर रही थी। एक संदिग्ध बोलेरो दिखी जिसको बबैना के पास रोकने का प्रयास किया गया तो ये मुजफ्फरपुर की तरफ भागी। जब इसको रोकने का प्रयास किया गया तो इसमें से करके बदमाशों ने पुलिस पार्टी पे फायर किया, जिससे एक सिपाही हमारा राहुल, जिसके हाथ में गोली लगी, वो घायल हो गया। इस मुठभेड़ में एक बदमाश भी घायल हुआ, मारूफ नाम का, जो पकड़ा गया है। उसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, आगे इसकी कार्रवाई की जाएगी। यूपी में एक ही दिन में 6 जिलों में 7 ताबड़तोड़ बड़ी बड़ी मुठभेड़ हुई, जिनमें कई बदमाश घायल हुए हैं। कुल मिलाकर पुलिस की गोली आग उगलने लगी है और बदमाशों की अब खैर नहीं है। यूपी में रहना है तो शांति बनाए रखें, अन्यथा पुलिस की गोली का शिकार होने में समय नहीं लगेगा। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज। चलिए इन सब के बीच आपको तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर जो हम आपको दिखाएंगे वो संभल की है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ होती है। 6 तस्वीर आपके सामने है और एक एक करके मैं आपको मुठभेड़ और क्या जमीनी हकीकत रही उसके बारे में बताता चलूंगा। मुठभेड़ के दौरान संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर गोलियां भी चली। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो अलीगढ़ की है। बरौला पुल के निकट 2 बाइक सवार बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, 2 बदमाश घायल हुए और इसके साथ 5 बदमाश गिरफ्तार भी हुए हैं। और अलीगढ़ में ही आपको बता दें, एक कैश वैन को लूटा गया था, 22 लाख रुपए की वारदात को अंजाम दिया गया था। उसके बाद एक और मुठभेड़ हुई है। तीसरी तस्वीर आप जो देख रहे हैं वो मुजफ्फरनगर की है। एसएसपी अभिषेक यादव के नेतृत्व में मुजफ्फरनगर पुलिस एक्शन मोड में आ गई है, जहां NH 58 पर चेकिंग कर रही पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी और वहां से फरार हो गए। पुलिस ने मौके से इनामी बदमाश के पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक कार बरामद की है। और चौथी तस्वीर आप ग्रेटर नोएडा की है।
ग्रेटर नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच सेक्टर जू के गोल चक्कर के पास मुठभेड़। दादरी पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश शहजाद को गिरफ्तार किया। 5वीं तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर अंबेडकर नगर की है। जहांगीरागंज पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ होती है यहां पर, और मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हुआ है। और आखिरी तस्वीर आप सहारनपुर की देख रहे हैं, जहां कोतवाली क्षेत्र में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, और इस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और दूसरा बदमाश घायल हुआ है। तो वहीं दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाते हुए भागने में कामयाब रहा है। ये 6 तस्वीरें बता रही है कि साफ तौर पर कि उत्तर प्रदेश की पुलिस एक्टिव मोड में नजर आई। और वहीं इससे पहले की तस्वीरें थी जो हमने आपको लॉकडाउन के बाद दिखाई थी। जब प्रदेश अनलॉक हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि बदमाश भी अनलॉक हो गए थे। ताबड़तोड़ तरीके से उन्होंने वारदातों को अंजाम दिया था। अलीगढ़ की बात करें या और किसी शहर की बात करें, लेकिन इन सब के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का एक आदेश आता है और उसके बाद किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव होता है। संभल, अलीगढ़, ग्रेटर नोएडा, मुजफ्फरनगर, अंबेडकर नगर और सहारनपुर की तस्वीरें खुद ब खुद बयां करती हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त तरीके से मुठभेड़ हुई है। तो ये स्थिति है और ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश की। एक्शन में योगी सरकार है और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन खुला उसके बाद उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ा। उसके बाद सवाल भी उत्तर प्रदेश पुलिस पर उठने लगे थे कि आखिर इस स्थिति से उत्तर प्रदेश की पुलिस निपटेगी कैसे, क्योंकि एक तरफ कोरोना का कहर है, दूसरी तरफ बदमाशों का कहर है, और उत्तर प्रदेश की पुलिस अब इनसे निपटेगी कैसे। तो फिलहाल तस्वीरें आपके सामने, संभल, अलीगढ़, ग्रेटर नोएडा, मुजफ्फरनगर, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, ये 6 तस्वीरें। और जिस तरह से आज पूरे दिन लगातार हमारे चैनल ने की न्यूज ने खबरें भी आपको दिखाई, जहां पर जबरदस्त तरीके से मुठभेड़ देखने को मिली। कहीं पर बदमाशों को गिरफ्तार भी किया है तो कहीं पर बदमाश भागने में कामयाब भी रहे हैं, जिनकी पुलिस तलाश भी कर रही है। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सूबा बोलेगा, इसी पर हम बात भी कर रहे हैं। नंबर्स थोड़ी देर में लगातार फ्लैश होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात भी रख सकते हैं अपने पसंदीदा प्रोग्राम में। फिलहाल जबरदस्त तरीके से मुठभेड़ आज 6 जगहों पर 6 शहरों में देखने को मिली, और कई बदमाश पुलिस के हत्थे भी लगे हैं जो कई मामलों में फरारी भी काट रहे थे। फिलहाल अब वो हवालात में है, लेकिन इन सब के बीच कई ऐसे बदमाश हैं जो भागने में कामयाब भी रहे हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। और इन सब के बीच ये समझने की भी जरूरत कि एक तरफ कोरोना काल और दूसरी तरफ बदमाशों का काल है। फिलहाल उससे पुलिस निपट रही है। एक्शन में योगी सरकार है और नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। और इस बीच हमारे साथ सुनील गुप्ता, हमारे इनपुट हेड, भी जुड़ गए हैं। सुनील, 6 तस्वीरें लॉकडाउन के बाद की तस्वीर सुनील हमने देखी, जहां पर बदमाश ऐसा लग रहा था कि अनलॉक हो गए, अब पुलिस ने लग रहा रिवॉल्वर अनलॉक कर दिया है। क्या कहेंगे सुनील? ये बहुत जरूरी भी था पुलिस के लिए कि जिस तरीके से अपराधी लगातार, जैसे ही उनको लगा कि अब लॉकडाउन खत्म हो गया और पूरा जो प्रदेश है वो अनलॉक हो चुका है, और इसके लिए उन्होंने अपने जो असलहे थे उनको भी अनलॉक कर दिए, और जो अवैध असलहों को लेकर के वो पूरी तरीके से एकदम पूरे सभी जिलों में एक साथ टूट पड़े। तो उसको लेकर के वाकई में इस जनता के बीच में इस समय बिल्कुल दहशत का माहौल था, और लोगों को लग रहा था आखिर अब ये क्या होने वाला है। जो चारों तरफ कहीं कैश वैन लूटी जा रही थी, तो कहीं पर अचानक एक सीआरपीएफ जवान को पकड़ करके उस ईंटों से कुचल के हत्या कर दी गई। तो फिर अचानक कहीं एक के बाद एक ताबड़तोड़ जो लूटें शुरू हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं जो खास करके वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जहन में उन्होंने जिसको पहले से ही आदेशित कर रखा है कि सभी जिलों के जो कप्तानों को कि किसी भी सूरत में अपराधी किसी भी हालत में अपराध न करने पाए। अगर वो सुधरने का प्रयास करता है तो उसको सुधरने भी दिया जाए, लेकिन अगर वो अपराध को वो खुद को सुधरने की आड़ में अगर वो अपराध को अंजाम दे रहा है तो किसी भी सूरत में उसको बाहर न रहने दिया जाए। उसे उसकी जो जगह है वो हवालात में होनी चाहिए, और हवालात से उसको जेल की सलाखों के पीछे उसकी जगह होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं यही उनका जो आदेश था, जो
लॉकडाउन के चलते जब अपराधी अचानक विलुप्त हो गए, उसके बाद से जब सक्रिय हुए तो अधिकारियों ने भी अब जब ताबड़तोड़ जब इनके खिलाफ अभियान शुरू किया तो यही उसका ये फल है सामने आया कि जैसे ही एक सीआरपीएफ जवान को कूच की हत्या की गई तो तुरंत पुलिस उसके पीछे पड़ गई और 24 घंटे भी नहीं हुए कि अपराधियों को जीटी रोड पर दौड़ते हुए वहां पर पुलिस ने घेर कर पकड़ लिया और उनको ले जब वहां पर लेके जा रही थी जो हत्या का सामान बरामद करने के लिए, उस दौरान उन पे पुलिस से मुठभेड़ हो गई और उसमें घायल हुए। ऐसा ही इन सब जिलों में भी हुआ और अगर यही हाल अब जब शुरुआत हुई है तो वाकई में इससे जो एक पुलिस की जो कार्यप्रणाली है कि उसमें एनकाउंटर की जो कार्यप्रणाली, उससे वाकई में अपराध में कमी आएगी। जिस तरीके से पहले भी अपराध में खासी कमी आ गई थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद अचानक अपराध की बाढ़ सी आ गई थी, तो इस एनकाउंटर की जो बहुत जरूरत थी उत्तर प्रदेश को, जो पुलिस ने वाकई में सक्रियता दिखाते हुए शुरू किया है, तो इसको वाकई इससे एक अगले 2-4 दिनों में ही सामने आ जाएगा कि वाकई अपराध की जो बाढ़ आई थी वो एकदम से पूरी तरीके से बेशक जो अपराध की बाढ़ आएगी उस पर लगाम भी लगेगी और ये मैसेज भी देना बहुत जरूरी था। जो लॉकडाउन के बाद हम लोग ने जिस तरह से जो वारदातें देखी, जिस तरह की घटनाएं देखी अलीगढ़ या उन तमाम शहरों की बात करें, फिलहाल पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। पूर्व आईपीएस सूर्य कुमार शुक्ला जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और इन सब के बीच नंबर्स भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, पुलिस की इस कार्रवाई पर अपनी बात भी रख सकते हैं। सर, आप क्या कहेंगे? हमने देखा कुछ दिन पहले जो बदमाश थे वो अनलॉक है, अचानक ऐसा क्या हो गया कि पुलिस इतनी एक्टिव मोड में नजर आ गई है और 6 जगहों से 6 तस्वीरें जो थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई, जबरदस्त तरीके की मुठभेड़ देखने को मिली है, कई बदमाश गिरफ्तार भी हुए हैं। सूर्य कुमार जी। हाँ, ये भाई साहब ये बिल्कुल स्वाभाविक था। 3 दिन पहले आपके ही चैनल पर डिबेट के दौरान हम लोगों ने ये विचार बताए थे कि अब निकट भविष्य में चुनौती पुलिस के लिए बढ़ने वाली है, क्योंकि 2-2.5 महीने से जो जैसे और लोग लॉकडाउन में थे तो बदमाश भी लॉकडाउन में थे, अब वो जो छुट्टी पाए हैं, निकले हैं, तो जिसका जो खाता बाकी पड़ा है उसको वो पूरा करेगा। कोई बदला लेने के चक्कर में है, कोई लूटने के चक्कर में है, तो ये पुलिस के लिए बहुत आवश्यक भी था और उचित भी था कि जो पॉलिसी है हम लोगों की कि अपराधी को छोड़ो मत और निरपराध को छेड़ो मत, ये वज्र से भी कठोर दुर्जनों के लिए और फूल से भी कोमल सज्जनों के लिए। लेकिन कई बार गलती हो जाती है कि सज्जनों से भी थोड़ा कठिन व्यवहार, कठोर व्यवहार हो जाता है। लेकिन ये जो हुआ है ये बहुत आवश्यक था, बहुत उचित है कि बदमाशों को इतना डर रहे कि अगर हम बदमाशी करेंगे तो पुलिस हमको मारेगी, पीटेगी, कंट्रोल करेगी। और इस पर मैं समाज के लोगों को, मानवाधिकार आयोग को, न्यायालय के लोगों से भी अपील करूंगा कि इसको इसी भाव से देखें। अगर सब लोग नोटिस जारी करने लोगों के पुलिस को कि अरे तुमने तो गलत मार दिया, अरे तुमने तो ज्यादा नीचे मार दिया, ज्यादा ऊपर मार दिया, तो इस तरह की बातों में पुलिस का मनोबल कमजोर हो जाएगा और पुलिस अपना काम मजबूती से नहीं कर पाएगी। और ये तो है कि जो बदमाश गोली चलावे तो गोली का जवाब गोली से दिया जाए। लेकिन अगर वो 1-2 केस में कोई जो कहावत है कि लौकी का चोर है तो वो कटारी से नहीं मारा जाता, उसको पकड़ के बंद कर दिया जाता है। लेकिन अगर वो गोली चलाता है तो फिर गोली का जवाब गोली से देगी पुलिस। ये मैं बहुत खुश हूं कि आज पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, बदमाशों को एक लेसन सिखाया है कि जरा भी रियायत नहीं दी जाएगी, तुमको लूटने की छूट नहीं दी जाएगी। ठीक है सूर्य कुमार जी, मैं आपके पास आऊंगा। कैलाश एक दर्शक झांसी से जुड़ गए हैं, उनकी भी राय ले लेते हैं। कैलाश जी अपनी बात को रखें। हमारा ये कहना है सर, प्रणाम सर। जी प्रणाम। हाँ सर, हमारा ये कहना है कि मानवर सब बैठे, सबको पहले प्रणाम करता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में सर ये तो मैं मानता हूँ कि शुरू से उनकी पुलिस, जितने भी आईपीएस और आईएएस अधिकारी हैं, हमेशा ऐसे ही मूड में रहे। और जितने भी ये माफिया हैं, भू माफिया, खनिज माफिया, जुआ माफिया, शराब माफिया, इनके कभी हौसले बुलंद नहीं हुए। हमेशा इनकी उत्तर प्रदेश पुलिस आज भी एक्शन मूड में है और अगर यही चलता रहा तो मैं ये समझता हूँ कि जो पूर्व सरकारें नहीं है ना, उनके जो गुंडे थे, आज ऐसे ही विनाश हो रहा है और ऐसे ही विनाश होगा। और जनता इस सरकार से और जो भी अफसरान है उनसे खुश है आज की डेट में। ठीक है कैलाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल तो हर
इसमें भी कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश में भी क्राइम का ग्राफ ज्यादा है। फिलहाल मैं मानता हूं कि पुलिस ने एक अच्छा काम किया, लेकिन सूर्य कुमार जी, जबकि इस वक्त कोरोना काल चल रहा है और इससे भी पुलिस को निपटना है और दूसरी तरफ बदमाशों से भी निपटना है, क्योंकि अब ये लॉकडाउन खुल चुका है, चीजें अब अनलॉक हो चुकी हैं। ये वक्त कितना मुश्किल है पुलिस कर्मियों के लिए और पुलिस महकमे के लिए, क्योंकि अब कोरोना से भी लड़ना है और बदमाशों से भी लड़ना है। बिल्कुल, लेकिन आरिफ भाई, असली बात यही होती है कि साधारण लोग एक मामले में चुनौती स्वीकार करके परेशान हो जाते हैं, लेकिन जो समर्थवान लोग, जो अनुभव सिखाया जाता है, मेहनत कराई जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, वो इसी बात की जाती है कि सारे मोर्चों पर लड़ाई एक साथ चलती रहनी चाहिए। हर मोर्चे पर अलग अलग आदमी लगाए जाते हैं, फौज लगाई जाती है। जैसे कि कोरोना के मामले में कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, तो हर आदमी मास्क लेके चले, लगा के चले, और हर आदमी ये साथ में दूसरे से दूरी बना के रखे, और ना रखे तो जो 500 रुपए फाइन का चालान का प्रोविजन किया गया है, तो मैं कहूंगा कि पुलिस के जवान वो फाइन करते रहें, रोक टोक करते रहें। अगर किसी कोई गरीब मिल जाए तो उसको डांट के समझा के भेज दें, उससे पैसा ना चालान उसका ना करें, वार्निंग करने का प्राविधान भी होता है। और अगर वो जानबूझ के शरारत करता है तो जरूर उसको चालान करें, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहे, कोरोना भी ना फैले, और जो बदमाश बदमाशी करें उनकी बदमाशी के मुताबिक उनके लिए कार्रवाई करें, चाहे वो गिरफ्तारी का मामला हो और चाहे गोली मारने का मामला हो। जो जैसा लायक है वैसा उसके साथ सलूक किया जाए। जो जैसा लायक है उसके साथ वैसा सलूक किया जाए, बात सूर्य कुमार शुक्ला जी कह रहे हैं। लेकिन सुनील, यही सवाल मैं आपसे भी लेना चाहूंगा। जिम्मेदारी बड़ी है, कोरोना काल है, केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में हमने देखा कि कई पुलिसकर्मी भी जो है इससे संक्रमित हो गए। इस दौर में बदमाशों से भी निपटना है, क्योंकि अब चीजें अनलॉक हो चुकी हैं बड़ी तादाद में। जैसा सूर्य कुमार जी ने कहा साफ तौर पर कि जिनके जो चीजें रुकी रह गई थी या बदमाश जो वारदात को अंजाम दे नहीं पाए थे, अब वो निकल रहे हैं, बाहर आ रहे हैं और वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, कहीं पर कैशमैन लूटे ले रहे हैं। ये स्थिति पैदा हो रही है, कितना मुश्किल है सुनील? देखिए, वास्तविकता में हरीश बता दें कि इस समय वाकई में पुलिस के लिए एक बड़ा मुश्किल समय है कि उसको चारों तरफ उसको निगाह रखनी है। वैसे तो निगाह पुलिस, कहीं भी कोई मामला हो पुलिस का पहुंचना जरूरी होता है, वो चाहे किसी भी महकमे का मामला हो, लेकिन पुलिस को वहां पर होना मजबूरी है और पुलिस को हर समय चारों तरफ निगाह रखने की जरूरत होती है। लेकिन जब से ये कोरोना काल लागू हुआ है, लॉकडाउन शुरू हुआ, उसके बाद से पुलिस की जो जिम्मेदारियां हैं वो कई गुना ज्यादा बढ़ गई हैं। एक तो ये कि अधिकारियों की तरफ भी देखना, दूसरा जनता को भी देखना है, तीसरा ये कि अगर कोई वीआईपी बाहर से आता है तो उसको भी ध्यान रखना। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कहीं कोई अपराध की सूचना आती है तो वहां पर पहुंचना बहुत जरूरी है। भले ही वहां पर वो हॉट स्पॉट बना हुआ हो, कंटेनमेंट एरिया हो, चाहे ग्रीन जोन हो या रेड जोन हो, वो वहां पर उनको पहुंचना मजबूरी है। और वहां पर पहुंच करके यह उनके लिए एक बड़ा विषम, एक संकट भरा एक मामला सामने देखने को मिलता है कि अब उनको ये लगता है कि जिसके लिए सूचना दी गई कि वो अधिकारी, जो फला व्यक्ति है उसने अपराध किया है, भले ही वो किसी को गोली मारी हो या किसी के साथ मारपीट की हो, उसको ले जाकर के तुरंत उसको ले जाकर के हवालात में पहुंचा देना, जैसा कि पहले लगातार पुलिस करती भी रही। लेकिन इस समय पुलिस के ऊपर आरोप भी लगने शुरू हुए कि पुलिस को सूचना तो पुलिस मौके पर पहुंचती है और फला अपराधी को उसने नहीं पकड़ा। लेकिन समस्या पुलिसकर्मियों के सामने ये आ जा रही है कि क्योंकि ज्यादातर जो मामले आ रहे हैं, जो हॉट स्पॉट इन सब मामलों से जो जुड़े मामले सामने आते हैं, वहां पर अगर कोई कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति है, उसको पुलिस कर्मियों को नहीं पता है कि इस व्यक्ति को हम ले जा रहे हैं, जिस व्यक्ति को साथ में, वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। लेकिन पुलिसकर्मी उसको ले जा करके, जैसे कि अभी ककवन थाने में देखने को मिला कि कई ऐसे लोगों को ला जाकर के थाने में बैठाया गया, उसके बाद उनको थाने से ही कुछ को जमानत दी गई, कुछ को जेल भी भेजा गया। लेकिन इस दौरान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लापरवाही हुई, जिसके चलते एसओ भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। इसके अलावा सारे पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन करना पड़ा और जो पूरे थाने को सैनिटाइज कराने के साथ साथ पूरे थाने को सील भी कर दिया गया। तो ये एक बड़ी समस्या पुलिस के सामने आ रही है कि आखिर अब वो इन अपराधियों के खिलाफ जो अभियान भी चला रही है, तो वाकई में वो अपनी जान जोखिम में डाल करके एक तरफ तो कि अपराधियों से निपटना है, अपराधियों की जो गोली उनकी तरफ आ रही है उससे निपटना है, दूसरा जो कोरोना का संक्रमण है सबसे बड़ा,
उससे निपटना उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई कि अगर ऐसे में कहीं भी, जैसे कई थानों में हुआ, किसी अनवरगंज में हुआ, बादशाही और दूसरे थाना रायपुरवा में थाना क्षेत्रों में हुआ, कि उनके सामने कि वो उनको सिर्फ यही हुआ कि अपराधियों के बीच में जाकर जैसे उनको पकड़ करके ले आए, लेकिन बाद में पता चला वो अपराधी कोरोना पॉजिटिव निकला, तो ऐसे में पुलिसकर्मी संक्रमित हो गए। तो वाकई में ये जो काल है, ये सबसे बड़ा, अगर कोरोना का संक्रमण का काल अगर कहीं फैल रहा है तो पुलिस कर्मियों के ऊपर है कि अब ऐसे में पुलिस वालों को अपने आप को सुरक्षित रखना एक सबसे बड़ी चुनौती है। अगर वो इस कोरोना काल में अपराधियों से लड़ते हुए और कोरोना से बचते हुए खुद को संक्रमित होने से बचा पाए, तो ये वाकई में उनके लिए बहुत मुश्किल वक्त है, क्योंकि समाज की भी सुरक्षा पुलिस को करनी है और कोरोना से भी सुरक्षा पुलिस को जो है लोगों को बचाना है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम चर्चा जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Online admissions in City Montessori School from nursery to class 9 and provisional admission in CMS for class 11 is now open at www.cmseducation.org. Online classes in CMS from class 9 to 12 will continue till 30th of June. Free of charge online CMS summer camp for nursery to class 8 will run from 18th of May till the 30th of June. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पुलिस का रिवॉल्वर अनलॉक हो गया है। 6-7 जगहों से पुलिस की जबरदस्त मुठभेड़ भी बदमाशियों से हुई है, लेकिन उन सब के बीच कई सवाल हैं जो सामने भी हैं। क्या इन 6-7 मुठभेड़ से उत्तर प्रदेश में क्राइम का ग्राफ कम हो जाएगा? क्योंकि क्राइम का ग्राफ उत्तर प्रदेश में कहीं ज्यादा है बाकी राज्यों की अपेक्षा, तो ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि ये मुठभेड़, ये पुलिस का एक्शन, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई अपने आप में सही है, लेकिन इन सब के बीच हमें ये भी भूलने की जरूरत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की छवि क्या बनी हुई है। हमें ये भी भूलने की जरूरत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस जो है विश्वास लोगों पर नहीं बना पा रही है। ये भी ध्यान में रखने की जरूरत है। लेकिन इन सब के बीच मैं ये भी कहूंगा कि बहुत से तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो काम करते हैं, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जो भ्रष्ट हैं। उनकी भी हमें बात करने की जरूरत है। उन पर भी हम सवाल लगातार उठाते रहते हैं और आपको दिखाते रहते हैं वो तस्वीरें। सूर्य कुमार जी, ये तस्वीर अपने आप में बहुत अच्छी है, जहां पर जबरदस्त तरीके से मुठभेड़ हुई है, कई बदमाश पुलिस के हत्थे लगे हैं। लेकिन क्या इन तस्वीरों की और इस तरह के एक्शन के दम पर क्या हम उत्तर प्रदेश से क्राइम को खत्म कर पाएंगे? क्योंकि क्राइम का ग्राफ सूर्य कुमार जी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है। बिल्कुल भाई साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और पुलिस के लिए चुनौती एकाएक बढ़ी है। क्या हुआ इधर कि बरसात आने वाली है, पानी जैसे ही बरसता है तो गांव गांव में जमीन के झगड़े बढ़ जाते हैं, क्योंकि जुताई होनी होती है, और नाली के झगड़े और परनाले के झगड़े, पानी किधर से बहेगा, कौन सा, इसके झगड़े बढ़ जाते हैं। और तीसरा एक कारण कि इधर कोरोना के लॉकडाउन काल में बहुत से मजनू जो घरों में बंद थे वो निकले हैं और वो लड़कियों से छेड़खानी के कोशिशें करेंगे, वो बढ़ेंगी कोशिशें। तो पुलिस को रात में गश्त भी करनी है चोरी रोकने के लिए, दिन में चौराहों पर नजर रखनी है कि लूट ना होने पावे,
और मुलजिमों को अदालत ले जाने का काम भी शुरू करना है, लेकिन अपने को कोरोना से बचाना भी है। तो सबको दस्ताना पहन के मास्क लगा के कोशिश करना है, क्योंकि इस बीच जो घटनाएं हुई हैं, जो नागरिकता संशोधन कानून के ऊपर, तो तमाम विदेशी आईएसआई जैसी ताकतें लगी हुई हैं कि हिंदू मुस्लिम दंगे करा दें, तो उसको भी सुराग रसी करके, पता रसी करके रोकना है कि कहीं टेंशन इतना बढ़ ना जाए कि हिंदू मुस्लिम झगड़े झंझट होने लगे। फिर तमाम इस कोरोना काल में ऑनलाइन जो बदमाशी बढ़ी है कि मोबाइल फोन पर पैसा दूसरे का निकालने की कोशिशें और उसी तरह के ऑनलाइन फ्रॉड करने की कोशिशें, उनको भी यानी साइबर क्राइम सेल को भी पूरी गति से काम करना है। तो इस बीच पुलिस की चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। ये पुलिस के इनकाउंटर से जो बड़े बदमाश हैं, जो माफिया, जो ठेके पर शूटिंग करते हैं, लोगों को गोली मारते हैं, उसकी सुपारी लेते हैं और उसका ठेका लेते हैं, उन पर तो कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन ये जो छुट भैये हैं, ये इनको भी कि मोहल्ले में गुंडागर्दी फिर न करने लगे, लोगों से अवैध वसूली न व्यापारियों से करने लगे, इनको भी रोकना पड़ेगा। और साथ ही जो दारू पी करके गाली देने का रवैया शुरू हुआ है इधर जो छोटे छोटे लोगों के बीच में, तो वो कोई गाली गलौज मारपीट में न तरमीम हो जाए और वो गाली गलौज के कारण सामाजिक टेंशन न बढ़ने लगे। उसमें भी इन शराबियों को जो मारपीट करते हैं, वो उनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कई चुनौतियां एक साथ आ गई हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और बहुत सारे मोर्चों पर एक साथ काम करना है। बहुत सारे मोर्चों पर एक साथ काम करना है सूर्य कुमार जी, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके की हम वारदात देख रहे हैं, चाहे अलीगढ़ में कैश वैन को लूटना हो, या फिर हमने देखा कि जिस तरह से 20 से 25 लोग प्रतापगढ़ के में जो है घर में घुसकर आते हैं और एक साथ जो है अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, तो जब इस तरह की खबरें आती हैं, इस तरह की वारदातें होती हैं, तो ये भी समझ में आता है कि पुलिस का जो डर है वो लोगों में नहीं है। एक तरफ एनकाउंटर है, एक तरफ मुठभेड़ है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि डर नहीं, जिसकी वजह से वो दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ये डर कैसे उत्तर प्रदेश की पुलिस कम करेगी? क्योंकि जब तक बदमाशों में डर नहीं पैदा होगा, क्राइम का ग्राफ कम नहीं हो सकता। बिल्कुल आरिफ भाई, दिक्कत यह है कि मैं तो तमाम पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों से बात करता रहता हूं, तो वो बताते हैं कि ये हालत होती है कि जैसे मेढक को तौला जाता है कि एक तराजू में आप मेढक तौलिए, इतने किलो हो गए, और वो उछल करके निकल जाते हैं, तब तक वो फिर रखते हैं, फिर निकल जाते हैं। तो बहुत जरूरत है कि जो सरकारी वकील साहबान है, इस बीच डीजीसी क्रिमिनल हैं, एडीजीसी हैं, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर हैं, एपीओ हैं, और साथ में हाई कोर्ट में जो सरकारी वकील लगे हुए हैं, ये सब लोग मिल करके ये पक्का इंतजाम करें कि जो पुलिस पकड़ के लाएगी, तो जो इसमें जब तक पक्का गारंटी नहीं हो जाएगी कि वो दोबारा जाके बदमाशी नहीं करेंगे, तब तक उनको जेल से जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा। और हमारे जज साहबान को भी ये बात को मैं निवेदन करूंगा कि वो भी ध्यान रखें, क्योंकि कई बार ये बदमाश आते हैं, जमानत पर जाते हैं, फिर जुर्म करने लगते हैं। तो जब तक मुद्दई न कहने लगे, यानी जो पीड़ित पक्ष न कहने लगे कि ठीक है छोड़ दीजिए, तब तक इन लोगों को जमानत पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। और हमको जेलों की जरूरत पड़े तो और संख्या बढ़ानी चाहिए, क्योंकि आबादी 3 गुना बढ़ गई आजादी के समय से, लेकिन जेलों की संख्या उतनी नहीं बढ़ पाई है। और तमाम नए नए कारणों से अपराध की समस्या, नए नए अपराध पैदा होते रहते हैं। अब आजकल आप देखिए फ्रॉड के अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी के अपराध, ये एकाएक आर्थिक अपराध बहुत बढ़ रहे हैं। तो ये सूर्य कुमार जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। मेरठ के अधिकारी इस वक्त कुछ बोल रहे हैं सड़िया लूट के बाद, मैं सीधे दर्शकों को सुनाना चाहता हूं। फायर किया गया। पुलिस बल ने अपने जो ट्रेनिंग दी गई है उसके तहत पूरा एहतियात बरतते हुए, कार्रवाई करते हुए इस गिरोह के 8 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनके पास से भारी मात्रा में असलहे, कारतूस और करीब 25 लाख रुपए कीमत का सरिया और कई गाड़ियां जिस पर सरिया लदे हुए थे या ये लोग थे, उसमें बाइक भी है, कार भी है और 2 बड़ी गाड़ियां भी हैं आदि सब बरामद किया है। इनसे विस्तृत पूछताछ किया जा रहा है, कब से काम कर रहे हैं, कहाँ से काम करते हैं, कहाँ से सरिया लाया, कहाँ डिस्पोजल करने वाले हैं, इस गैंग में और कौन कौन शामिल हैं,
इन सब के बारे में विस्तृत पूछताछ करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पे इस कार्रवाई से ऐसा प्रतीत होता है कि यह गिरोह एक दिन में ऐसा काम नहीं किया होगा, लंबे समय से कर रहा है। इसकी पूरी गतिविधियों की छानबीन आवश्यक है। इसके लिए टीम का गठन भी कर दिया गया है पूछताछ करने के लिए। अलग अलग टीमों के द्वारा इन अभियुक्तों से विस्तृत पूछताछ की जाएगी, जिससे इस गिरोह के शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी स्टोरी सामने आए, एक एक व्यक्ति जो इसमें सम्मिलित है उसका खुलासा हो, जिससे ऐसे गिरोहों के खिलाफ लगाम लगने में, कसने में मदद मिल सके और प्रभावी पैरवी करके इनको न्यायालय से ज़्यादा सजा दिलाई जा सके। तो मेरठ में जो सरिया लूट हुई थी उसको लेकर अधिकारी अपनी बात रखते हैं, जिसमें साफ तौर पर बता रहे थे कि 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से असलाह भी बरामद हुआ है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुद्दा एक, बहस एक, नतीजा क्या होगा? कोरोना से तो बचेंगे, पर तरीका क्या होगा? अड़ी का मंच, कोरोना पर जबरदस्त पंच। देश के दिग्गज बताएंगे वायरस को कैसे हराएंगे। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सुबह बोलेगा में, और सीधे इस वक्त हम आपको संबल लेके चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता अभिनव माथुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव, संबल में आज पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, कैसे ये मुठभेड़ हुई, क्या जानकारी है? अभिनव बताएं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, देखिए रात में जो है यमुना प्रसाद एसपी संबल जिले के जो तमाम अधीनस्थ अधिकारियों के साथ, जिले के सभी सर्किल के सीओ के साथ बैठक कर रहे थे बैजोई पुलिस लाइन में। लेकिन इसी बीच जो हयातनगर थाना पुलिस थी वो लगातार जो है गश्त कर रही थी इलाके में, और संबल बैजोई मार्ग पर जो है लगातार गश्त के दौरान जो है पुलिस की जो है इस बीच में जो मुठभेड़ हुई बदमाशों से, और कार सवार जो कि बुलेरो में सवार जो बदमाश थे उनसे मुठभेड़ हुई। और उसके बाद हयातनगर थाना पुलिस ने जो लगातार सूचना दी उच्च अधिकारियों को, और उसके बाद एसपी यमुना प्रसाद ने वहां से एक टीम को रवाना किया, जिसका नेतृत्व जिले के अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार जायसवाल और सीओ सिद्धार्थ कर रहे थे। उसके बाद आधा दर्जन पुलिस बल के साथ जो है वो वहां पर पहुंचे हैं, आधा दर्जन थानों का पुलिस बल उनके साथ था, और उसके बाद उसको वहां पर जो है लगातार जो है खेत को जो है घेर करके बदमाशों से जो मुठभेड़ हुई। और इस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश जो कि मारूफ था उसको जो गोली लगी, और इस मुठभेड़ के दौरान जो है एक पुलिसकर्मी जो कि राहुल था हयातनगर थाने का, वो सिपाही था, उसको भी गोली लगी है, और उसके बाद वो घायल हो गया है। फिलहाल अगर बात करें तो अभी फिलहाल दोनों का जो लगातार उपचार जो है जारी है। रात में ये हायर सेंटर दोनों को रेफर कर दिया गया था। लेकिन अगर बात करें तो देखिए बीते दिनों में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध का ग्राफ जो लगातार बढ़ने की तरफ था, तो इसी बीच संबल जिले में भी लगातार जो है एसपी यमुना प्रसाद सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दे रहे थे कि सभी लोग जो है अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और इसी बीच बदमाशों ने एक बार जब फिर पुलिस को जो चुनौती देने की कोशिश करी, तो उसके बाद पुलिस ने जो है डटकर सामने मोर्चा जो है संभाला, और बदमाशों से जो है मोर्चा संभालते हुए एक बार फिर एक बदमाश को गोली मारकर घायल कर दिया, और मुठभेड़ हुई। और जमकर मुठभेड़ के दौरान अब एक बदमाश मारूफ को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। लेकिन अभी तक अगर बात करें तो संबल जिले में अभी तक योगी सरकार में 95 मुठभेड़
मुठभेड़ हो चुकी है, जिसमें 181 अपराधी अभी तक गिरफ्तार कर लिए गए हैं मुठभेड़ के दौरान। लेकिन अगर एसपी यमुना प्रसाद के अगर कार्यकाल की बात करें तो संभल जिले में 63 मुठभेड़ अभी तक हो चुकी है। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो संभल जिले में लगातार एसपी यमुना प्रसाद का बदमाशों के खिलाफ जो एक अभियान है, बड़ा अभियान, वो लगातार जो है जारी है। जहां कहीं भी बदमाशों के होने की सूचनाएं मिलती है और आए दिन आप संभल जिले में जो के न्यूज अपने दर्शकों को जो तस्वीरें दिखाता है वो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं संभल जिले में लगातार पिछले दिनों से बदमाशों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। अभिनव बहुत अच्छी बात, आपने पूरा डेटा निकाल के रखा सामने कि योगी सरकार में कितनी मुठभेड़ हुई और उसमें पुलिस का रोल क्या रहा, साफ तौर पर रखा। लेकिन बीते 2-3 दिन की बात करें, जब लॉकडाउन खत्म होता है, चीजें अनलॉक होती हैं, इस दौरान क्राइम का ग्राफ क्या रहा, किस तरह की घटनाएं देखने को मिली और उस पर पुलिस का एक्शन किस तरह का देखने को मिला, ये भी अभिनव समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, अगर लॉकडाउन के दौरान की अगर बात की जाए तो लॉकडाउन में जो क्राइम का ग्राफ था वो लगातार शून्य की तरफ था। जो छुटपुट कोई घटनाएं जो जिले में हो रही थी, लेकिन जब लॉकडाउन 5 आया तो लॉकडाउन 5 का आधा जो कार्यकाल था वो बीतने के बाद जो है बदमाशों ने एक बार जो है फिर पुलिस को जो चुनौती देने की कोशिश की और संभल जिले में भी जो घटनाएं जो सामने आई, लॉकडाउन 5 के दौरान भी संभल पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। जब मुठभेड़ होने के बाद पुलिस ने लगातार कई बदमाशों को जो गिरफ्तार किया और अब जब अनलॉक 1 आया तो संभल जिले में एक बार फिर बदमाशों ने पुलिस को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन संभल पुलिस ने लगातार डटकर जो बदमाश है उनका जो है मुकाबला किया है, क्योंकि एसपी यमुना प्रसाद के सख्त निर्देश हैं कि बदमाशों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, कोई भी लापरवाही न की जाए। क्योंकि अगर पिछले समय की भी अगर बात की जाए तो बीते साल में भी एक घटना जुलाई के माह में हुई थी, जिसमें एक कैदी वैन में जो है 3 बदमाश 2 पुलिसकर्मियों की हत्या करके फरार हो गए थे और उसके बाद 2.5 लाख का इनाम उन तीनों बदमाशों पर घोषित किया गया था, जिसमें एक 2.5 लाख का इनामी बदमाश शकील मारा गया था और एक 2.5 लाख का इनामी बदमाश धर्मपाल को गिरफ्तार किया था पुलिस ने, गुड़गांव पुलिस से। तो संभल जिले में बदमाशों के खिलाफ पिछले अगर 1 साल की बात की जाए तो सख्त अभियान लगातार बदमाशों के खिलाफ जो जारी है। और कहीं ना कहीं अभी भी जो निर्देश जो एसपी यमुना प्रसाद ने जो हमें हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बीती रात में जो निर्देश दिए क्राइम मीटिंग के दौरान, उसमें भी स्पष्ट तौर पर यही निर्देश थे एसपी यमुना प्रसाद के कि बदमाशों से बिल्कुल सख्ती से निपटने के लिए सभी थाना प्रभारी तैयार रहे, किसी भी हाल में कोई लापरवाही नहीं बरती जाए और अगर कोई भी लापरवाही अगर किसी थाना प्रभारी ने इस बीच अभिनव जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उनकी हालत इस वक्त कैसी है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं कि अभिनव जो पुलिसकर्मी घायल है उनकी हालत इस वक्त कैसी है। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो रात में ही उन दोनों को जो है जिला अस्पताल लाया गया था। जो घायल बदमाश मारूफ था और घायल सिपाही राहुल था, उसको जिला अस्पताल लाया गया था, लेकिन प्राथमिक उपचार देने के बाद उनको हायर सेंटर मुरादाबाद के लिए रेफर कर दिया गया था, क्योंकि राहुल के जो हाथ में गोली लगी थी, जो राहुल सिपाही था, उसको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था। लेकिन अब ये अगर बात करें तो मुरादाबाद में उसका उपचार जो है लगातार जो है जारी है राहुल का। लेकिन अगर बात करें संभल जिले में तो जो अभी फिलहाल जो 2 फरार बदमाश हैं जो कि रात में जो फरार हो गए थे मौका पाकर जो है, क्योंकि पुलिस जब तक मौके पर जो पहुंची तब तक एक बदमाश से ही मुठभेड़ हो पाई, 2 बदमाश मौके फरार हो गए। फिलहाल अगर उनकी बात की जाए तो उन दोनों की लगातार जो तलाश अभी संभल जिले में जारी है। ठीक है अभिनव, आप बने रहिए, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। सुनील, संभल के क्राइम ग्राफ का जिक्र अभिनव साफ तौर पे कर रहे थे, जहां पर पूरा डेटा उन्होंने रख दिया कि सीएम योगी के कार्यकाल में किस तरह की एसपी के निर्देशन में खासकर किस तरह की कार्रवाइयां उन बदमाशों पर की गई। लेकिन इस बीच जब हमने 2 दिन पहले देखा कि जिस तरह से जो वारदात के या केसेस एक्टिव होते हैं, उसके बाद ये खबर मीडिया में उठाई जाती है, सवाल खड़े किए जाते हैं, ऐसा लगता है एक दबाव कहीं ना कहीं बन गया था। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में आते हैं और इस तरह का निर्देश दिया गया कि हाफ एनकाउंटर एक तरह से शुरू हो गया। हमने देखा कि जैसे ही उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी तो उन्होंने शुरुआत में ही कह दिया था अपराधियों से या तो सुधर जाओ नहीं तो फिर जेल जाओ, वरना फिर हम आपको सुधारना जानते हैं। उसको लेकर के तो उन्होंने तुरंत हिदायत भी दी थी। उस दौरान उन पर तमाम कुछ लोगों ने उस पर प्रतिक्रियाएं भी दी थी कि आप तो धमकी दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने साफ कहा था ये धमकी नहीं है, इसे आप मान लीजिए, अगर आप अपराध करेंगे तो किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। यही कारण है कि जो आज 3 साल की इस बीजेपी की सरकार में
लगातार जो ताबड़तोड़ अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया गया उसमें हजारों की तादाद में हाफ एनकाउंटर किए गए और इसके अलावा कई जो बड़े शातिर बदमाश थे जिनको एनकाउंटर में उनको ऊपर का भी रास्ता देखने को मिला। तो ऐसे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के जो आदेश थे उस पर अधिकारियों ने अमल करना शुरू किया और कई ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने जो उनके आदेशों को नहीं माना और अपराधियों के खिलाफ जिन्होंने अभियान नहीं चलाया तो उनको उठा करके उनको मुख्यालय का रास्ता दिखा दिया गया। उनको मुख्यालय में भी उनको कहीं ना कहीं उनको एक ऑफिस के बाबू तक सीमित कर दिया गया। तो इससे साफ जाहिर है कि जो मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि अपराधियों के खिलाफ जो अभियान है वो लगातार जारी रहना चाहिए, क्योंकि जो पूर्व की सरकारें अगर देखा जाए उसमें उन्होंने ये कहा जाता था कि वो उसके खिलाफ ही उसका एनकाउंटर होता था, तो जो सरकार के खिलाफ जाता था उसे सिर्फ एनकाउंटर किया जाता था। लेकिन उस दौरान तमाम जो पुलिसकर्मियों पर आरोप लगे जिसमें पुलिसकर्मियों को कोर्ट से सजा भी मिली, जिसके बाद ये हुआ कि वो फर्जी एनकाउंटर था और फर्जी एनकाउंटर को लेकर के तमाम जब मानवाधिकार ने और सब मामले में जो उसमें आयोग ने जब उसके मामले का संज्ञान लिया तो उसमें कहीं ना कहीं पुलिसकर्मियों के खिलाफ जब कार्रवाई शुरू हो गई तो एक मामला ये सामने आया कि पुलिसकर्मियों ने हाथ खड़े कर दिए कि अब वो किसी भी सूरत में किसी भी अपराधी के खिलाफ वो एनकाउंटर जैसे की प्रक्रिया नहीं अपनाएंगे। तब जाकर के कहीं ना कहीं शासन के दिशा निर्देश पर उन्हें यह हिदायत दी गई कि आप किसी भी ऐसे अपराधी को जिसने ज़्यादा किसी को न परेशान किया हो लेकिन उसके बाद भी वो लगातार अपराध की दुनिया में वो अपना भी साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास कर रहा हो, ऐसे अपराधी को एनकाउंटर नहीं बल्कि उसका हाफ एनकाउंटर करके उससे सिर्फ हिदायत दी जाए कि यह अभी आपको पहली बार हिदायत दी जा रही है, अगर भाग रहे हो और उसके दौरान अगर मुठभेड़ होती है उसमें सिर्फ उसके प्रयास ये किया जाए कि उसके पैर में गोली मारी जाए ताकि उसको पकड़ने के बाद उसको सुधरने का मौका दिया जाए। उसके बाद भी अगर वो नहीं सुधरता तो फिर कहीं अगर वो मुठभेड़ होती है पुलिस से तो उसे जरूर एनकाउंटर में उसको मार गिराया जाए। तो कहीं ना कहीं उसी दिशा निर्देश पर इस समय जो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो वाकई में जो खास करके जो कप्तान है जितने भी जिलों में ज्यादातर तैनात हैं वो तेज तर्रार छवि के हैं जिनको अपनी कार्यशैली के लिए जाना जाता है। यही कारण है कि लगातार अब तक उत्तर प्रदेश में हजारों की तादाद में जो हाफ एनकाउंटर किए गए हैं तो उससे वाकई में एक बड़ा खौफ बन गया था अपराधियों में कि अब अगर आप अपने आप को बचाना है तो उत्तर प्रदेश न जाना। और जैसा कि कानपुर में यहाँ के जो डीआईजी हैं इस समय अनंत देव तिवारी, उनके लिए कहा जाता है कि वो जब तमाम अपने पाठा के जंगलों में चित्रकूट में वहाँ पे और बुंदेलखंड में जब वो रहे हैं तो वहाँ पर उन्होंने जो एनकाउंटर की शुरुआत की थी तो उसी के चलते उनको कानपुर की कमान सौंपी गई और कानपुर में आते ही उन्होंने जो हाफ एनकाउंटर का सिलसिला शुरू कराया तो उसके बाद 150 से ज्यादा हाफ एनकाउंटर हो गया और उसके बाद ताबड़तोड़ एनकाउंटर। ये हालत हो गई कि कानपुर से जो अपराधी थे वो उन्नाव में जाकर के उन्होंने शरण ले लिए और वो ये कहते थे कानपुर में जब तक वो फला अधिकारी है तब तक वहां पर मत जाना, नहीं तो आपको कैप्सूल खाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो सुनील ने कानपुर का भी जिक्र किया और तमाम जगहों का जिक्र किया और एनकाउंटर से लेकर हाफ एनकाउंटर तक की जो कहानी थी सुनील ने पूरी की पूरी वो बताई। फिलहाल वरुण शर्मा मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। वरुण, मुजफ्फरनगर में भी आज मुठभेड़ देखने को मिली, संभल का भी हमने जिक्र किया। मुजफ्फरनगर में किस तरह मुठभेड़ हुई और कितने बदमाश पुलिस के हत्थे लगे हैं और कौन कौन फरार रहा, इसके बारे में क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जब से पुलिस महानिदेशक अपर मेरठ राजीव सब्बरवाल ने चार्ज संभाला है तब से मुजफ्फरनगर पुलिस एक्शन मोड में आ गई है और ताबड़तोड़ एनकाउंटर मुजफ्फरनगर जनपद में चल रहे हैं। अभिषेक यादव एसएसपी हैं, उनके नेतृत्व में कल रात ही लगभग खतौली थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है जिसमें 50,000 का इनामी बदमाश आस मोहम्मद को पुलिस ने पीतल चखाने का काम किया है। आस मोहम्मद लगभग जो दिल्ली एनसीआर में लग्जरी गाड़ियां चुराने का काम करता था उसको पुलिस ने चेकिंग के दौरान NH58 है उस पर रोका और रोकने के बाद में पुलिस ने उसके जैसे ही चेकिंग कर रही थी रोका। उसके बाद में आस मोहम्मद ने पुलिस पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आस मोहम्मद को पीतल चखाने का काम किया, बल्कि एक साथी उसका जो मौके से फरार हो गया और पुलिस ने देर रात तक कॉम्बिंग जारी की। अगर दिन की बात करूँ तो दिन में अभी हाल 2 घंटे पहले मुजफ्फरनगर सिटी थाना सिविल लाइन में एक मुठभेड़ हुई है जो यहाँ पे रुड़की रोड पड़ता है, रुड़की रोड पर मुठभेड़ हुई है जिसमें ये जो आस मोहम्मद जो बदमाश है उसको 15,000 का इनामी है, 2 तस्कर है और थाना सिविल लाइन से हिस्ट्री सीटर था, उसको पुलिस ने पीतल चखाने का काम किया है। जो जिले के एसएसपी अभिषेक यादव है उनके सख्त निर्देश है कि किसी भी तरह बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा। 2 दिन पहले ही 1 तारीख को लगभग
अपर एडीजी हैं जो राजीव सब्बरवाल, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उन्होंने भी साफ तौर पर सभी अपने मातहतों को निर्देश दिए थे कि किसी तरह की कोई लापरवाही लॉ एंड ऑर्डर में लॉकडाउन के तहत नहीं की जाएगी। इसी को देखते हुए मुजफ्फरनगर पुलिस एक्शन मोड में। ठीक है, तो मुजफ्फरनगर की पुलिस एक्शन मोड में है। अभिनव ये बात बता रहे, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव तमाम जानकारी के लिए। और सूर्य कुमार जी, जो हम लोग जिक्र कर रहे थे फिलहाल ये हाफ एनकाउंटर और एनकाउंटर की जो कहानी सुनील बता रहे थे, ये भी एक बहुत बड़ी स्थिति है सुनील कुमार जी कि जहां पर पुलिस को एक निर्देश दिया जाता है कि भाई, लेकिन वो चीज़ों को पुलिस कैसे समझती है ये सुनील ने साफ तौर पे बताया। और हमने देखा कि फर्जी एनकाउंटर किस तरह हुआ। और एक खबर उत्तर प्रदेश की थी, शायद आपको याद होगा कि एक बदमाश के हाथ में कट्टा थमा दिया गया और जब फोटो में पता लगा कि कट्टे का ट्रिगर ही नहीं है और वो पेपर में छप गए, उसके बाद बहुत फजीयत हुई, मीडिया में वो तमाम चीज़ें चली। तो ये भी एक स्थिति है। इस स्थिति से पुलिस कैसे निपटेगी और अधिकारियों का, जैसा आप कह रहे हैं, आपकी बात होती है, वो कैसे इस स्थिति से, इस तस्वीर से पुलिस को बाहर निकालेंगे? भाई साहब, ये जो इनकाउंटर का मामला होता है, इस पर बहुत सतर्कता रखनी होती है और अधिकारियों को इस पर बड़ा नियंत्रण रखना होता है। अगर ये नियंत्रण से बाहर हो जाए तो सारे जिले की, सारे प्रदेश की पुलिस व्यवस्था पर जनता द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। और सही में लगाया जाना चाहिए भी कि एक भी निरपराध व्यक्ति को कभी इनकाउंटर वगैरह में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इनकाउंटर में गोली उन्हीं को मारी जानी चाहिए जो सचमुच इतने सीरियस बदमाश हैं, जिनके ऊपर 2 दर्जन से ज्यादा कम से कम मर्डर के, डकैती के, अपहरण के, लूट के, बलात्कार के, इस प्रकार के गंभीर अपराध जिनके ऊपर होते हैं, वो इनकाउंटर की श्रेणी में आते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनकाउंटर होते कैसे हैं। जैसे इस प्रकार के बदमाशों को, जो छठे बदमाश कहते हैं, जो उनको जब गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जाती है तो वो भागते हैं और भागते हुए पुलिस पर गोली इसलिए चलाते हैं ताकि उनको दौड़ा करके पुलिस न पकड़े, उनसे डर जाए। तो इसलिए भागते भी हैं और गोली भी चलाते हैं। अब वो कभी कभी गोली लग भी जाती है, अब कभी छर्रे लग जाते हैं, कभी कभी नहीं भी लगती, बगल से निकल जाती है। तब ऐसे मौकों पर पुलिस को कि वो ऐसा सातिर बदमाश है कि ये गंभीर अपराधी है, ये 7 साल की सजा वाले जो जुर्म होते हैं, जिनको 7 साल से ज्यादा की जेल जिनमें होती है, ऐसे गंभीर अपराधों का मुलजिम है, इसका भागना ठीक नहीं है, तब वो गोली का जवाब गोली से देते हैं। और उसमें कभी कभी गोली पैर में लग जाती है, कभी कभी ऊपर लग जाती है। अब उसमें जानबूझकर कोई हाफ इनकाउंटर नहीं करता। होता यह है कि अगर 0.1 सेंटीमीटर भी रिवॉल्वर या राइफल ऊपर या नीचे हो गई, कभी कभी जब रिवॉल्वर की या राइफल की गोली चलती है तो इतना जोर का झटका लगता है कि उसकी नाल थोड़ा सा ऊपर या नीचे हो जाती है। वो पकड़ने वाले की मजबूती पर भी निर्भर करता है और वो उसकी आदत पर भी निर्भर करता है। तो इतना जोर का बारूद का झटका लगता है कि वो थोड़ा सा जरा नीचे हुई तो वो गोली ऊपर हो जाती है और कभी कभी नीचे हो जाती है। लोग जो नहीं समझते वो कहते हैं अरे पैरों में क्यों नहीं गोली मारी, सीने में क्यों मार दी। अरे वो सच बात यह है, इतनी दूर से इतना एग्जैक्ट निशाना, प्रैक्टिस भी तो सूर्य कुमार शुक्ला जी छूट जाती है कभी कभी, हो जाता है। ये भी तो है। आप जो निशाने की बात कर रहे हैं, एनकाउंटर का दौर बहुत कमी देखने को मिलता है, तो प्रैक्टिस भी तो ऐसा लगता है छूट जाती है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा होता है कि थानों में जो कर्मचारी तैनात हो जाते हैं, इतना ज्यादा ड्यूटी की व्यस्तता है कि उनको प्रैक्टिस करने का समय नहीं मिलता और इसके कारण अच्छा गोली चलाने का समय वास्तव में ऐसा अवसर रोज तो आता नहीं है कि ज्यादातर डंडे के साथ ड्यूटी होती है। तो डंडे के साथ ड्यूटी में नियम इसीलिए बनाया गया पुलिस में कि साल में एक बार रिवॉल्वर, राइफल, स्टेन गन सबकी प्रैक्टिस जरूर करानी चाहिए। लेकिन व्यस्तता के कारण कई बार जो थानों में तैनात है उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती, जो पुलिस लाइन में है उनकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो इस कारण से कभी कभी ये भी होता है कि उसमें थोड़ी चूक हो जाती है, गलती हो जाती है। लेकिन आम जनता को ये सब बातें जानना चाहिए ताकि वो असलियत को जानते रहें
और ये कंट्रोल रखना, जहां जिस जिले में कभी अगर ठीक से कंट्रोल नहीं किया गया तो कभी कभी बदमाश लोग पुलिस को मिलाकर कोशिश करते हैं कि हम तुमको इतना रुपया दे देंगे, तुम इनकाउंटर कर दो। तो इस तरह के जाल भी बनाए जाते हैं, उनसे भी पुलिस को बचा के रखना अधिकारियों का फर्ज है कि ऐसे कोई आदमी, गलत आदमी के पीछे गोली न चला दी जाए, नहीं तो उससे जैसे कहते हैं ना तलवार की धार पर चलने जैसा है, जरा सा गलत हो गया तो बहुत आलोचना होगी। सुनील, बहुत अच्छी तस्वीर सूर्य कुमार शुक्ला जी दिखा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कारण बहुत ठीक है सुनील क्या कहें? लेकिन सूर्य कुमार जी, जिस तरीके से आपने कहा कि जो एनकाउंटर होता है वो उसमें पुलिस जब गोली चलाती है तो थोड़ी सी अगर नीचे हो गई तो उसके पैर में लग जाती है, ठीक है, मानते हैं कि होगा। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि आखिर इसके हाफ एनकाउंटर का नाम क्यों दिया गया? क्या लगता है कि उसे जो अपराधी भाग रहा था, जिससे मुठभेड़ हो रही थी, पुलिस का उद्देश्य था कि उसको मार दिया जाए? पुलिस का उद्देश्य था कि उसको मार दिया जाए, या कि पुलिस इस उद्देश्य से काम करती है कि कहीं ऐसा ना हो कि बड़ा अपराधी, चूंकि इतना बड़ा नहीं है कि इससे पूरे समाज की एकदम बहुत बड़ा खतरा है, या उसको देखते हुए पुलिस कहीं ना कहीं उससे पहला निशाना, जो जैसा कि कानून में भी मेरी जानकारी के मुताबिक है कि अगर कोई अपराधी भाग रहा है तो पहली प्राथमिकता है कि उसको पैर पर गोली मार करके उसको रोका जाए, उसको अपराध करने को रोका जाए। अगर वो पुलिस पर फायर कर रहा है तो भी पहला यही होना चाहिए कि पैर पर उसको गोली मारी जाए, ना कि उसके पीठ में या सीने पर गोली मारी जाए। लेकिन जब आप तो उसी में मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी जो पिछले 2 से 3 साल में देखने में आ रहा है, जो पैरों पे गोली मारने का जो सिलसिला शुरू हुआ तो उसको एक नाम दिया गया हाफ एनकाउंटर का। तो क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक उसको जो बदमाशों पर गोली चलाई गई थी वो सिर्फ उनको एनकाउंटर करने के लिए चलाई गई, धोखे में पैरों पर लग गई गोली? ठीक है मैं आऊंगा सूर्य कुमार जी मैं आपके पास आऊंगा एनकाउंटर को लेकर भी हम बात करेंगे। फिलहाल सतीश श्रीवास्तव नोएडा से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सतीश, नोएडा में भी आज जबरदस्त मुठभेड़ देखने को मिली, लगातार हमने खबर दिखाई। फिलहाल ताजा अपडेट क्या है इस खबर को लेकर आपके पास? किस तरह ये मुठभेड़ होती है, पुलिस और बदमाश आमने सामने नजर आते हैं, और उसके बाद पुलिस फिलहाल कितने बदमाश पुलिस कहते लगे हैं? हो रही है तो कहीं ना कहीं मुठभेड़ नाम में कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ये भी देखा इसमें सोचने वाली बात है बल्कि कि अपराधी को पकड़ लिया जाता है। जब अपराधी के पैर में ही गोली क्यों मारी जाती है एनकाउंटर में, तो आदमी को किसी शॉट भी किया जा सकता है, लेकिन उसके दाहिने पैर में गोली मारी जाती है, उसको अस्पताल में भी पहुंचाया जाता है। और दूसरा जो अधिकारी होते हैं वो साथ को ये भी कह देते हैं कि दूसरा बदमाश था वो अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया, उनकी लगातार काउंटिंग कर रही है। फिर उसके 2 दिन बाद ही फिर मुठभेड़ हो जाती है पुलिस की और बदमाशों की। तो अगर वो अपराधी भाग जाता है तो पुलिस की गिरफ्त में कहाँ से आ जाता है? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि पुलिस और बदमाश की जो लगातार मुठभेड़ हो रही है तो कहीं न कहीं इसमें गोलमाल भी है और कहीं मुठभेड़ भी है। जी सतीश, नोएडा में जो आज मुठभेड़ हुई है उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? ये बिल्कुल बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज नोएडा में 2 मुठभेड़ हुई है, एक तो ग्रेटर नोएडा के दादरी के गाजका गांव में मुठभेड़ होती है और दूसरी जो मुठभेड़ होती है वो नोएडा के रजनीगंधा शनि मंदिर के पास में मुठभेड़ होती है। दिल्ली दोनों ही बदमाश शातिर इसलिए बताए जा रहे हैं। वो यदि सामने आया कि ये जो फेज 2 वाला जो बदमाश था, ये पहले से इसके ऊपर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं बताया जा रहा है। लेकिन जब मुठभेड़ हो रही है तो अचानक ही मुठभेड़ हो जाती है, जबकि आज तक की कोई भी मुठभेड़ हुई है कभी मौके का लाइव शूट आज तक नहीं हो पाया है। तो इसका मतलब यह है कि पुलिस जो है मुठभेड़ और बदमाशों के साथ करके मीडिया को इस तरह गुमराह भी कर देती है और अपना मुठभेड़ का नतीजा भी सामने ले आती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सतीश तमाम जानकारी के लिए। सूर्य कुमार जी अपनी बात को पूरा करें। सतीश ने भी एक जिक्र साफ तौर पर कर रहे थे कि कैसे पुलिस जो है अपने आप की ब्रांडिंग करने के लिए अधिकारी लोग हाफ एनकाउंटर या एनकाउंटर कराते हैं, और ये तस्वीर देखिए सूर्य कुमार शुक्ला जी, किसी से छिपी भी नहीं है, सबके सामने है। एक हकीकत आप रख रहे हैं लेकिन एक हकीकत खुद ब खुद लोगों के सामने भी आ जाती है। फिलहाल क्या कहेंगे सतीश को,
सुशील कुमार जी। भाई साहब, ये भाई साहब कह रहे हैं कि अपनी ब्रांडिंग करने के लिए, वाहवाही करने के लिए पुलिस ऐसा करती है। मैं बताऊं, सारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी ये जो आज जानते हैं कि ये बहुत रिस्की काम होता है, बहुत खतरे का खेलना होता है। पूछिए क्यों? कि अगर कोई इनकाउंटर में ज्यादातर जो उसके घर वाले होते हैं, जो मारा जाता है, जिसको गोली लगती है, वो हल्ला बचाते हैं, अदालत में, मानवाधिकार आयोग में दरखास्त डालते हैं कि अरे गलत मार दिया गया, वो तो बहुत सीधा था, वो तो कुछ नहीं बोलता था, सारे मुकदमे झूठे हैं। तो जांच शुरू हो जाती है। जांच में कई बार उनको वो लोग बड़ी जबरदस्त पैरवी करते हैं पुलिस के खिलाफ, तो उसमें उस अधिकारी कर्मचारी को कई बार सस्पेंड होना पड़ता है। यहां तक हो चुका है गवाही के चक्कर में पड़ करके कई बार जेल जाना पड़ता है। यहां तक हो चुका है कि कई अधिकारी तक जेल में जाने के बाद शर्मिंदगी के कारण कि बताइए हमने तो अच्छा काम किया और हमको जेल में उन्होंने सुसाइड कर लिया। अभी कई घटनाएं इस प्रकार की हम लोगों की जानकारी में है, जो पंजाब पुलिस में, यूपी पुलिस में, दिल्ली पुलिस में हो चुकी हैं। लेकिन ये कहना गलत है। और साथ में एक और बात बताता हूं कि जब इतना दबाव बदमाश बना देते हैं कि अखबार के लोग भी, व्यापारी लोग भी, समाज के लोग कहने लगते हैं कि पुलिस सुस्त है, पुलिस ढीली है और बदमाश हावी हैं, तब मजबूरी में पुलिस पीछा करती है। ऐसे बदमाशों को हिम्मत जुटाती है कि नहीं, इनको कंट्रोल करना है, खतरा मोल लेना है। यहां तक कि कुछ बदमाश पुलिस के लोगों का पता लगाकर उनके घर तक पहुंच जाते हैं, उनके घर पर हमला कर देते हैं, करा देते हैं। तो ये जो लोग नहीं जानते इस तरह की बात करते हैं। और दूसरा एक और कि पूछ रहे थे कि अगर वो आज इनकाउंटर में अंधेरे का फायदा उठा के भाग गया तो पकड़ कैसे जाता है? होता क्या है, जो लोग पकड़े जाते हैं उनसे पूछताछ होती, रिश्तेदारों की लिस्ट बनती है, कहां कहां जा सकता है, कहां भाग सकता है। फिर रातों रात पुलिस कई टोली बना करके उनके घरों पे तलाशी लेती है। उसी तलाशी के दौरान कहीं ना कहीं वो पकड़ जाता है। तो बड़ी मेहनत उसमें लगती है। ये नहीं है कि वो एकाएक झूठ लिख दिया, झूठ पकड़ लिया। इस तरह की बातें बिल्कुल बेबुनियाद है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की थोड़ी सी कमी है। सूर्य कुमार शुक्ला जी, सुनील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल बदमाशों पर ताबड़तोड़ प्रहार हुए हैं। 6 तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरह से पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ होती है और कैसे बदमाश गिरफ्तार होते हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल बड़ा भी है कि इनसे 6 मुठभेड़ों से क्या उत्तर प्रदेश का क्राइम ग्राफ कम होगा? ये बड़ा सवाल है। सुबह बोलेगा में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।